कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन धान्य और सुवर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया। मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहां उपस्थित अपार जनसमुदाय, राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार किया। सम्राट बिंबसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के जूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतर कर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है, फिर भी उसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे ही दिन किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने बुद्ध ने भेज दिया। वह वहां गया। रास्ते में 2-3 घटनाएं ऐसी घटी, लौटते में उनसे वह बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय हैं, वे तो अब नहीं मिलेंगे। लेकिन श्राविका के घर जाकर पाया कि वही भोजन थाली हैं जो उसे बहुत प्रीतिकर हैं। वह बहुत हैरान हुआ। फिर सोचा, संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज बना होगा। वह भोजन करता है, तभी उसे ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद में विश्राम करता था 2 घड़ी, आज तो फिर धूप में वापस लौटना है। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि भिक्षु, बड़ी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम करो। बहुत हैरान हुआ। जब वह सोचता था यह, तभी उसने यह कहा था। फिर भी सोचा, संयोग की ही बात होगी कि मेरे मन भी बात आई, और उसके मन में भी सहज बात आई कि भोजन के बाद भिक्षु विश्राम कर ले। चटाई बिछा दी गई, वह लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज न तो अपना कोई साया है, न कोई छप्पर है अपना, न अपना कोई बिछौना है। अब तो आकाश छप्पर है, जमीन बिछौना है। यह सोचता था, वह श्राविका लौटती थी। उसने पीछे से कहा, भंते, ऐसा क्यों सोचते हैं? न तो किसी की शया है, न किसी का साया है। अब संयोग मानना कठिन था। अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने कहा कि मैं बड़ी हैरानी में हूं। क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही। पहले तो सबसे पहले स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था। अब तो हालत उल्टी हो गई। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए। मन हो गया निर्विचार। अब तो जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबराकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊं। उसके हाथ पैर कंपने लगे। उस श्राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हैं?
इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने मैं न जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, कुछ गलती हुई, वहां कोई भूल हुई। उस भिक्षु ने कहा, न तो भूल हुई न कोई गलती, बहुत आदर सम्मान और जो भोजन मुझे प्रिय था वह मिला। लेकिन वह श्राविका, वह युवती दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो कामवासना भी उठी, विकार भी उठा था, वह भी पढ़ लिया गया होगा। अब मैं कैसे वहां जाऊं? कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था, जानकर वहां भेजा है। और जब तक मैं न रोकूंगा तब तक वहीं जाना पड़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष, निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होशपूर्वक जाना, भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं, और कुछ भी मत करना, लड़ना मत, जागे हुए जाना, देखते हुए जाना भीतर की क्या उठता है क्या नहीं उठता। वह दूसरे दिन भी वही गया। सोच ले उसकी जगह आप ही जा रहे हैं, और वह श्राविका आपका मन पढ़ लेती है, और वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है, और वह मन पढ़ लेती है आपका। हाँ, मन न पढ़ती होती, यह आपको पता न होता, तो फिर मन में आप कुछ भी करते। आज क्या करेंगे? आज आप ही जा रहे हैं, उसकी जगह भिक्षा मांगने रास्ते पर आप हैं। वह भिक्षु बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है सड़क पर। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा, एक सन्नाटा छा गया भीतर, होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, श्वास भी आती जाती है तो उसके बोध में है। जरा सा भी कंपन विचार का भीतर होता है, लहर उठती है कोई वासना की, वह उसको दिखाई पड़ रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ, मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा, वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा। बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, अद्भुत हुई बात। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा और जैसे जैसे मैं जागा हुआ हो गया, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गईं, और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहां कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहां भेजा था, कल से वहां जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हों। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है। इस भांति भीतर चलो और भीतर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई कलुष रह जाने वाला नहीं है। उस दिन एक आत्मक्रांति हो जाती है। राजा अजातशत्रु का राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, किंतु कहते हैं न कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही अजातशत्रु के साथ हुआ। राजा कई मुश्किलों से घिर गए और उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने कई युक्तियां अपनाई लेकिन असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताईं।
तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना, फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशु बलि देनी पड़ेगी, तभी आपकी मुश्किलों का समाधान होगा। पहले तो राजा काफी सोच विचार में पड़ गया, लेकिन उन्हें जब कोई भी रास्ता न दिखा तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक के कहे एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया। संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध राजा के नगर में पहुंचे। वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने अनुष्ठान कराया था। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है, तो वे राजा के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हैं? राजा बोले, महात्मा जी, मैं इन्हें मारने नहीं अपितु राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूं, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध बोले, क्या किसी निर्दोष जीव की बलि देने से किसी का भला भी हो सकता है? थोड़ा सा रुककर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़कर दिखाएं। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध बोले, इसे अब पुनः जोड़ दें। राजा बोले, महात्मा जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसे तो अब कोई भी नहीं जोड़ सकता। तब बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इसे नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो यह निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और इन्हें आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने के बजाय और भी कहीं अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए, मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। यही जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं नहीं समाप्त होंगी, बल्कि उसका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान करा दिया कि अब से उनके राज्य में किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। एक व्यक्ति, कोई जिज्ञासु, एक दिन आया। उसका नाम मौलुंक पुत्र था। एक बड़ा ब्राह्मण विद्वान 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलुंक पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूं। मैं तुम्हारे सिर में भनभनाते प्रश्नों को देख सकता हूं। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी भी की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा। यह मैं वचन देता हूं। मौलुंक पुत्र कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष केवल मौन रहना और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा। और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी हैं या नहीं। तो हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलुंक पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है? तुम क्यों हंस रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, तेरे 5000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था,
देश भी में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा। तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया। मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम पूछो ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? 1 वर्ष बीता। मौलुंक पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही न रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहां आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलुंक पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा। तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होता हो वे तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्नरहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है, शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। प्रेम और रोटी। असिस्टेंट काउंसिलर गस्टाफो फाक ने लुई के पिता के सम्मुख जब लुई से अपनी शादी का शुभ प्रस्ताव रखा तब वृद्ध पिता का पहला सवाल था, तुम कितना पैदा कर लेते हो? 100 क्रोनर से ज्यादा तो नहीं कर पाता, लेकिन लुई। लेकिन कुछ नहीं। लुई के पिता ने बीच में टोक कर कहा, तुम्हारी आमदनी काफी नहीं है। लेकिन वह मुझे कितना प्यार करती है। मैं भी तो उसे प्राणों से ज्यादा चाहता हूं। हम दोनों एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं। हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन क्या 200 क्रोनर ही तुम्हारी सारी सालाना आमदनी है? हमारी जान पहचान पहले पहल लिडिंगो में हुई थी। सरकारी तनख्वाह के अलावा भी तुम्हें कुछ ऊपरी आमदनी है क्या? लुई के पिता ने जोर देकर पूछा। हाँ। अच्छा, हमारे ख्याल से इतना ही हम दोनों के लिए काफी है। और फिर देखिए हमारा आपस में प्रेम। सो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे साफो साफ कुछ हिसाब किताब तो बताओ। ओह, उत्सुक प्रेमी ने कहा, मैं कुछ ऊपरी काम करके काफी पैदा कर सकता हूं। क्या क्या? और कितने का? मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूं और अनुवाद भी कर सकता हूं
और फिर मैं प्रफ रीडिंग से भी तो कुछ पैदा कर सकता हूँ। कितना अनुवाद कर सकते हो? पेंसिल हाथ में उठाकर वृद्ध ने पूछा। यह तो ठीक नहीं बतला सकता, लेकिन फिलहाल मैं एक फ्रेंच की किताब का अनुवाद 10 क्रोनर फी फुरमे के हिसाब से कर रहा हूं। कुल मिलाकर कितने फर्मे हैं सारी किताब में? यही कुछ दर्जन कहना चाहिए। बहुत ठीक, यह कुल समझ लो 250 क्रोनर हुआ। इसके सिवा और क्या है? उफ, मैं कह नहीं सकता। कुछ ठीक तय नहीं है। क्या कुछ ठीक तय नहीं है? और तुम शादी करना चाहते हो? अरे बच्चू, मालूम होता है कि तुम जानते नहीं हो कि शादी होती क्या है। समझे? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बच्चे होंगे, उन्हें खिलाना पड़ेगा, पहनाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा और उनके लिए न जाने क्या क्या और करना पड़ेगा। लेकिन फाक ने विरोध करते हुए कहा, बच्चे तो देर में भी हो सकते हैं और हम लोग इतना प्यार करते हैं कि बच्चों का जल्दी पैदा होना बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए फिर कुछ रुककर लुई के पिता ने कहना शुरू किया, मेरे ख्याल से तुम दोनों के दोनों शादी करने पर तुले हुए हो, इसमें कोई शक नहीं और ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हें एक दूसरे में कौन सी बात अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे विवाह के लिए अब अनुमति देनी ही पड़ेगी। इसलिए अच्छा है कि जो समय तुम लुई के पास बैठकर बर्बाद करते हो, उसमें काम करके कुछ पैदा ही करो। वृद्ध की इस स्वीकृति से युवक फाक एकदम खिल उठा और उसने बड़े सम्मान और आदर के साथ उनके हाथ चूम लिए। भगवान ही जानता है वह उस वक्त कितना खुश था और उसकी लुइयो वह भी तो फूली नहीं समाती थी। शाम को जब वे साथ साथ हाथ में हाथ डालकर घूमने गए तो कैसा सुंदर गर्वसा अनुभव कर रहे थे और उनके मुखों पर एक विचित्र चमक सी खिल रही थी। अब वह शाम को उससे मिलने आने लगा था। साथ में वे छपे हुए कागज ले आया करता था जिनका वह प्रूफ ठीक करता होता। इसका पापा के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ा और लुई ने भी सोचा कि मेरे लिए वह कितनी मेहनत करते हैं, यही सोचकर वह उसे चूम लेती। लेकिन एक दिन शाम को जरा जी बहलाने की गरज से वे थिएटर चले गए। वहां से लौटे तो एक सिकर में। इस सब में पूरे 10 क्रोनर खर्च हो गए। इसी तरह कई और दिन शाम को वह ट्यूशन पर न जाकर लुई के साथ घूमने निकल गया। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता जाता था, अपना घर सजाने की फिक्र उन पर सवार होती जाती थी। इसलिए कुछ जरूरी चीजें भी खरीदनी थीं। उन्होंने एक बढ़िया सा पलंग खरीदा जिसमें स्प्रिंगदार गड्ढे, बढ़िया चादर, तकिया और मच्छरदानी भी साथ में थे। लेकिन लुई को एक नीला रेशमी लिहाफू चाहिए था क्योंकि उसके बाल पीले सुनहरे रंग के थे, सो वह भी खरीदा गया। इसके सिवाय उन्होंने लाल शेड वाला एक लैंप खरीदा, वीनस की एक चीनी की प्रतिमा खरीदी और एक मेज ली जिसमें चाकू, छुरी, कांटे और शीशे के बर्तनों का एक बढ़िया सेट भी शामिल था। रसोई के लिए बर्तन खरीदने में लुई ने अपनी मां की सलाह और सहायता ली। तो इस तरह बेचारे असिस्टेंट काउंसिलर की नाक में दम था। इधर से उधर मकान ढूंढने के लिए दौड़े दौड़े फिरता, कारीगरों के काम की देखभाल करता, सब फर्नीचर आ गया या नहीं यह खबर रखता, चेक लिखता, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था बेचारे को। और इस बीच में स्वाभाविक ही है कि गस्टाफो कुछ पैदा नहीं कर सकता था। उसने सोचा शादी हो जाने पर फिर सब ठीक हो जाएगा, खूब किफायतशारी करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा ही मकान लेकर रहेंगे और फिर सच बात तो यह है कि बड़े मकान के मुकाबले में छोटे मकान की सजावट अच्छी और आसानी से हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने पहली मंजिल पर 600 क्रोनर पर एक मकान किराए पर लिया जिसमें 2 कमरे, एक रसोई और जिन्स के लिए एक कोठरी थी। पहले लुई का ख्याल था कि खुली छत वाले 3 कमरे ठीक रहेंगे। फिर उसने सोचा, जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तब इन सब बातों से क्या होता है।
आखिर कमरे सजस जाकर ठीक हो ही गए। सोने के कमरे में 2 पलंग इस तरह खड़े थे माना किसी रथ के पहिए हों और वह रथ जीवन यात्रा पर चल दिया हो। नीले नीले लिहाफू दूध सी सफेद पलंग की चादरें, बेलबूटों से कढ़े हुए तकिए के गिलाफू सब तितर बितर पड़े हुए बड़े खुशनुमा लग रहे थे। 200 क्रोनर का लुई का पियानो था जो दूसरे कमरे में रखा था। दूसरा कमरा बैठने, खाने और पढ़ने लिखने के लिए भी था। इसमें एक बड़ी और बढ़िया राइटिंग टेबल और मेल खाती हुई कुर्सियों के साथ एक डाइनिंग टेबल थी, एक बड़ा गिल्ट के फ्रेम का दर्पण, एक सोफा और एक किताबों का केस सारे के सारे कमरे की शोभा को बढ़ाकर जैसे उसमें बड़ा सुख और आराम सा भरे देते थे। विवाहोत्सव शनिवार की रात को संपन्न हुआ था और दूसरे दिन रविवार को काफी दिन चढ़े तक पति पत्नी सोए हुए थे। गस्ताफो पहले उठ बैठा, हालांकि सूरज की तेज रोशनी किवाड़ों की संदों में होकर आ रही थी, फिर भी उसने किवाड़ों को खोला नहीं। प्रत्युत लाल शेड वाला लैंप जला दिया, जिसके अरुण प्रकाश में वीनस की चीनी की प्रतिमा एक रहस्य भरी आभा से ज्योतित होकर खिल पड़ी। तृप्त और अलसाई बधू भी पास ही लेटी हुई थी। वह खूब मीठी नींद सोई थी और क्योंकि इतवार का दिन था इसलिए सड़क पर मालस बाप के ठेले और खचड़ों का वह कोलाहल नहीं था जो उसे रोज जगा देता था। और जरा देर बाद ही गिरजे का मधुर घंटा टन टन बजने लगा, मानो पुरुष और नारी के मृदुल मिलन से उत्पन्न सौंदर्य सृष्टि के शुभावसर पर बाजे बजाकर बधाइयां दे रहा हो। लुई ने करवट बदली। गस्ताफो पर्दे के पीछे कपड़े पहनने चला गया, जहां से फिर वह रसोई में खाने की तैयारी के लिए आदेश देने चला गया। तांबे और टीन के नए नए बर्तन ओह कैसे जगमग जगमग चमचमा रहे थे, और यह सब उसी का तो था और था उसकी प्यारी पत्नी का। उसने रसोइये से कहा, पास के ही रेस्तरों में जाओ और कह दो कि ठीक वक्त पर 2 जनों के लिए खाना यहाँ भेज दिया जाए। रेस्तरां का मालिक गस्ताफ और लुई के इस विवाह के विषय में पहले से ही जानता था और उसे खाना तैयार करके रखने के लिए आदेश भी एक दिन पहले ही मिल चुका था। आज वह केवल सूचना पाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तत्पश्चात दूल्हा महाशय फिर लौटकर शयनगृह के द्वार पर पहुंचे और धीरे से किवाड़ों को खटका कर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एक हल्की सी चीख सुनाई पड़ी और फिर ही प्रियतम जरा बस ठहर जाओ। इस बीच में गस्ताफ मेज उठाकर रखता है, उस पर एक सफेद चिट्टा मिचपोश डालकर शीशे और चीनी के बर्तन, छुरियां, चाकू और कांटे सब कुछ सजाकर रख देता है। जैसे ही लुई ने कमरे में पदार्पण किया, सूर्य की रजत रश्मियों ने उसके गालों और सुनहरी केशों को चूमकर उसका स्वागत किया। लेकिन वह अब भी थकी हुई थी, इसलिए गस्ताफ ने उसे अपनी भुजाओं में भरकर आराम कुर्सी पर बैठाल दिया और आराम कुर्सी को सरकाकर, उसमें पहिए लगे हुए थे, टेबल के पास ले गया। फिर थोड़ी सी शराब लुई को चखाई जिससे वह चैतन्य हो गई। जरा सोचिए तो, अगर उसकी माता को मालूम हो जाए कि मेरी बेटी शराब पीती है तो शादी हो जाने पर तो यह किया जा सकता है। शादी करने का एक यही तो फायदा है कि बहुत सी न करने की बातें करने के लिए मिल जाती हैं। नया पति अपनी नई नई पत्नी की तनिक सी सुविधाओं का, जरा से आरामों का ध्यान रखता है। कितना आनंद आता है इसमें। यह तो ठीक है कि कुमारावस्था में भी मैंने बड़ी बड़ी दावतें खाई थीं, लेकिन उनसे क्या मुझे आनंद मिला था? कुछ भी तो नहीं। इस प्रकार की बातें गस्ताफ बियर के गिलास में ओंठ लगाए सोच रहा था। और यह कुंवारे लोग भी कैसे खोखले दिमाग के होते हैं, कूढ़ मगज। अरे शादी नहीं करना चाहते, यह भी कोई बात है भला? और कितने खुदगरज हैं यह लोग। इन लोगों पर तो मेरे ख्याल से टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स जैसे कुत्तों पर लगता है। किंतु लुई अपने विचारों में इतनी कट्टर नहीं है। वह बड़ी सहूलियत और मीठेपन से इस बात को जोर देकर कहती है कि वे बेचारे जो शादी नहीं करते, रहन के काबिल हैं। अगर उनकी हैसियत शादी करने की हो तो वे कुंवारे कभी नहीं रहे।
गस्ताफ के दिल में जरा सी कसक है, हाँ लेकिन सुख कोई धन से ही तो नहीं मिलता। नहीं नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ही बहुत सा काम मिल जाएगा और तब फिर सब काम ठीक से चलेगा। और इस समय तो वह बढ़िया बढ़िया खाने खा ही रहा है, मेवे मिठाइयां और शराब। लुई सशंकित हो उठती है और संकोच से पूछ बैठती है, क्या हम हमेशा ही इस ढंग से रह सकेंगे? और उत्तर में गस्ताफ उसके गिलास में थोड़ी सी शराब और उड़ेल देता, ओह तुम बड़ी पगली हो लुई, बेकार डरती हो, ऐसा दिन रोज रोज नहीं आता मेरी लुई। जीवन बहुत सुंदर है और यदि उसकी इस सुंदरता का उपभोग करने का अवसर मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। शाम को 6 बजते हैं और 2 घोड़ों वाली एक शानदार फिटन उनके दरवाजे पर आकर खड़ी होती है। बात की बात में वे उस पर हवा खाते होते हैं। लुई और गस्ताफ बड़े आराम से सीट का सहारा लेकर बैठते हैं। जब उनके जान पहचान वाले और मित्र उन्हें राह चलते मिल जाते हैं और बड़े ताज्जुब और ईर्ष्या से उनका अभिवादन करते हैं, तब वे बड़ा सुख अनुभव करते हैं। इस असिस्टेंट काउंसिलर के हाथ अच्छा माल लगा है, एक तो बीबी मिली और ऊपर से रुपए वाली, साथ ही वे यह जरूर सोचते होंगे और हम गरीब लोगों को पैदल धूल फांकते चलना पड़ता है। घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर चलने में कितना मजा आता होगा। मखमली गद्दोंदार सीटों पर बैठे बैठे चले जाइए, बिना किसी जरा सी भी तकलीफ के, बिना कोई मेहनत किए हुए। सुखी विवाहित जीवन की प्रतीक है यह घोड़ा गाड़ी। तो इस तरह उनका पहला महीना रासरंग, नाचत माशो और दावतों में ही बीता। फिर भी जो समय वे घर पर व्यतीत करते थे वह सबसे अधिक आनंदप्रद होता। रात में लुई को अपने ससुर के घर से लाने में एक अजब तरह का आनंद गस्ता को आता। घर लौटकर वे जो चाहे सो करते, थोड़ा सा कुछ खाना तैयार करते, फिर खा पी कर काफी रात गए तक गपशप लड़ाते। गस्ताफ हमेशा कम खर्च करने के पक्ष में रहता, कम से कम उसका ऐसा ख्याल जरूर था। हालांकि व्यवहार में इस पक्ष के विरुद्ध कार्य करने में उसे कृतई कोई मुसीबत नहीं मालूम पड़ती थी। एक दिन नई दुल्हन और रसोइये ने मिलकर भुनी मछली में उबले हुए आलू मिलाकर तरकारी बनाई, लेकिन वह गस्ताफ को पसंद नहीं आई। जब एक दिन फिर लुई ने वही तरकारी तैयार की, तब उसने बाजार जाकर 1.5 क्रोनर की कुछ बढ़ेरे खरीद ली और सोचा कि मैंने बहुत सस्ता सौदा पटा लिया। लेकिन घर पहुंचा तो लुई ने उल्टी ही बात कही। उसने कहा, तुम ठग आए और फिर शिकार खाना फिजूल खर्ची करना है। फिर लुई ने सोचा कि इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए पति से विरोध करने से काम कैसे चल सकता है। कुछ महीनों बाद लुई फाक की तबीयत खराब हो गई, लेकिन बात क्या थी यह किसी की समझ में नहीं आता था। क्या सर्दी लग गई? क्या पीतल या तांबे के बर्तनों में खटाई की कोई चीज भूल से रखने की वजह से जहरीली हो गई होगी और उसे लुई शायद खा गई हो। डॉक्टर को लुई को देखने के लिए बुलाया गया। उसने खूब अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद कहा, कुछ भी तो बीमारी नहीं है, और ठट्टा मारकर हंस पड़ा। लेकिन लुई तो बहुत बीमार थी। शायद दीवार के कागज में संख्या आ रही हो और वह हवा में उड़कर उसकी सांसों द्वारा अंदर पेट में पहुंच गई हो। इसलिए गस्ताफो दीवार का कुछ कागज छुड़ाकर एक केमिस्ट के यहाँ ले गया और उसने कहा कि इसका ठीक से बारीक विश्लेषण करो। और केमिस्ट के वैज्ञानिक विश्लेषक ने घोषणा की कि इस कागज में किसी तरह की कोई भी जहरीली चीज नहीं है। लुई की बीमारी कम नहीं हो रही थी। किताबें पढ़ना शुरू की और उसे लुई की बीमारी बुकदंद डॉक्टर लगी। बस उसने अपना इलाज करना शुरू कर दिया। उसके कमरसी धोए जाते थे और 1 महीने के अंदर अंदर उसकी दशा सुधरती ही हुई हो। यह सब कुछ तो अकस्मात ही हो न गया। इतनी जल्दी यह कुछ हो जाएगा, यह तो पापा और मामा ने भी नहीं सोचा होगा। लोग उन्हें क्या खुशी न होगी। और जो बच्चा होगा वह लड़का तो जरूर ही होगा, इसमें भी भला कोई शक हो सकता है। तो फिर उसका अभी से नाम भी सोच लेनी जरूरी है।
यह सब तो लुई ने सोचा और खुशी से फूल गई, लेकिन उसने यह भी सोचा कि खर्च का क्या प्रबंध होगा। और पति से बोली, देखो जी, तुमने अभी तक अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया है, और जो कुछ फिलहाल कमा रहे हो उससे तो कृतई अभी भी पूरा नहीं पड़ता। यह ठीक है कि अब तक हम लोग जुड़ा ठाट बाट से रहते रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब जरा खर्च कम करना होगा और तभी काम ठीक से चल सकता है। दूसरे ही दिन असिस्टेंट काउंसलर साहब अपने एक बैरिस्टर दोस्त के पास प्रॉमिसरी नोट पर रुपया उधार लेने पहुंचा। गस्टाफो ने अपने दोस्त को समझाया कि कितने जरूरी खर्चे उसके सिर पर आ पड़े हैं। हाँ, बैरिस्टर ने मानते हुए कहा, यह तो ठीक है ही। शादी करना और कुटुंब बढ़ाना बड़ा महंगा व्यापार है। मैं तो कभी इस व्यापार में हाथ नहीं डाल सकाए। यह सुनकर आगे और खुशामद करना गस्टाफ की हया ने पसंद नहीं किया। खाली हाथ जब वह घर लौटकर पहुंचा तो खबर मिली, कोई दो अनजान आदमी तुम्हें पूछते थे। नहीं नहीं, वे सैनिकों की तरह हट्टे कट्टे जवान थोड़े ही थे, वे काफी प्रौढ़ व्यक्ति थे। अरे तब मेरे उपसला के मिलने वाले होंगे, मेरी शादी के बारे में सुनकर आए होंगे। जही नहीं नौकर बीच में टोककर बोला, वे उपसला वाले नहीं थे, वे यहीं के स्टाखामी थे और लाठियां लिए हुए थे। हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन वे कह गए हैं कि हम अभी लौटकर आते हैं। गस्टाफ फिर बाजार चला गया और इस बार रसभरी खरीद लाया। घर आकर उछलते हुए बोला, जरा सोचो तो सही लुई, सिर्फ 1.5 क्रोनर में इतनी सारी रसभरी, और तब जब मौसम नहीं है इनका। कैसा बढ़िया सौदा रहा है न? सो तो ठीक है, टके सेर ऊंट बिकता है तो भी महंगा होता है। जब पैसा नहीं होता पास में, बतलाओ न हम क्या इन फिजूल खर्चियों को बर्दाश्त कर सकते हैं? प्रिय, कोई परवाह नहीं है, मैंने कुछ और काम ढूंढ लिया है। लेकिन हमारे ऊपर जो कर्जा है, सो कर्जा तो क्या हुआ? मैं और कुछ रुपया लेकर उसे चुकाने का प्रबंध कर रहा हूं। हाँ, लुई ने करुणा प्रदर्शित करते हुए कहा, तो क्या वह एक और नया कर्जा हमारे सर पर नहीं होगा? अगर होता भी है तो क्या हुआ, एक जगह से तो छुटकारा होगा। लेकिन तुम खामखा यह परेशान करने वाली बातें क्यों छेड़ बैठती हो? कैसी बढ़िया रस भरी हैं, और इनके ऊपर शैरी का एक गिलास कितना मजा देगा जानती हो? और इतना कहते ही गस्टाफ ने नौकर को हुक्म दिया, जाकर फौरन शैरी की एक बोतल ले आओ, सबसे अच्छी वाली। उस दिन तीसरे पहर को जब लुई सोकर उठी तो उसने फिर कर्ज का सवाल उठाया। उसका ख्याल था कि वह जो कुछ कहने जा रही हैं उससे गस्टाफो नाराज नहीं होगा। नाराज तो वह हो ही नहीं सकता। तब क्या वह घर के लिए कुछ रुपया चाहती थी? लुई ने समझा, पंसारी का रुपया नहीं दिया गया है, गोश्त वाला धमकी देता था, और वह फिटन वाला सईस भी कहता है कि हिसाब तय कर लो। बस असिस्टेंट काउंसलर साहब ने फरमाया, सिर्फ इतना ही। अरे तो इनका तो कल ही पाई पाई चुकता कर दूंगा, लेकिन हमें और बात भी तो सोचनी चाहिए। आज शाम को पार्क में घूमने चलोगी ना? लेकिन फिटन पर नहीं चलेंगे, प्राण से ही काम चल सकता है। और शाम आई, वे पार्क गए और एल्हेम्ब्रा रेस्तरां में खाना खाया। वहां मजा तो बहुत आया गस्टाफ को, क्योंकि आसपास बैठे हुए अन्य लोग उन लोगों को नए अल्हड़ प्रेमी प्रेमिका समझ रहे थे। लेकिन यह विचार लुई को अच्छा नहीं लगा, और खास तौर से तब जब उसने बिल देखा। बाप रे, इतने में तो हम घर पर बढ़िया खाना खा सकते थे। वह धीरे से चिल्ला भी पड़ी। तो एक के बाद एक करके 8 महीने समाप्त हो गए। 9वां महीना आया, बच्चे के लिए कपड़े चाहिए थे, झूला चाहिए था, और भी न जाने कितनी चीजें चाहिए थीं। खर्च का प्रबंध करने में गस्टाफ को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
पंसारी और साइस ने उधार देना बंद कर दिया क्योंकि उनके भी तो बीबी बच्चे हैं जिन्हें खिलाना पिलाना खनाना भी उतना ही जरूरी है जितना गस्टाफो के लिए अपने कुटुंब की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी है। उफ, कैसी लिप्सा है यह। आखिर वह शुभ दिन भी आ ही गया। पैदा हुई लड़की, उसे पालने के लिए एक नर्स भी रखनी जरूरी थी और जब वह अपनी उस नवजात पुत्री को गोद में खिलाता होता तो वैसे ही दौड़ दौड़ कर किसी लेनदार की आवाजों और चिल्लाहट को खुशामद से गिड़गिड़ाकर शांत करने लग जाता। नए नए खर्चे रोज पैदा होते ही गए और वह उनके दुर्वह भार के नीचे बुरी तरह पिचा जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ अनुवाद करने का काम उसे मिल गया, लेकिन उस काम को वह सफलतापूर्वक करता भी तो कैसे, जब उसे कृदम कृदम पर तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी दुरावस्था में गस्टाफ अपने ससुर से सहायता मांगता है, लेकिन वह उसे बहुत रुखेपन से जवाब देता है, मैं इस बार तो तुम्हारी मदद किए देता हूँ, लेकिन आइंदा फिर कभी नहीं करूँगा। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा सा बचा है वह मेरे ही लिए काफी नहीं है, और फिर तुम ही मेरे लिए अकेले नहीं हो। खैर, तो जैसे तैसे काम चला ससुर की सहायता से। माँ के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन जरूरी थे ही, चूजे और बढ़िया शराब भी तो, और बच्ची के लिए रखी गई नर्स को भी वेतन देना ही पड़ता था। खैर, सौभाग्यवश जैसे तैसे लुई फिर बिल्कुल अच्छी हो गई। उसका पहला सौंदर्य और आकार लौट आए तब एक दिन ससुर ने फिर दामाद से कहा, अगर बर्बाद नहीं होना चाहते तो अब आइंदा और बच्चों के लिए कोशिश मत करना। फिर भी कुछ दिनों तक गस्टाफो फाक का छोटा सा कार्टून प्रेम और ऋण पर पलता रहा, लेकिन और कब तक पलता रहता। एक दिन दिवालियेपन में आकर गला दबोच ही तो लिया। घर के मालस बाप की कुर्की पर चढ़ने की नौबत आ गई। तब एक दिन लुई के पिता आकर मां बेटी दोनों को लेकर चलते बने। सिकर्म में बैठते बैठते वृद्ध यह कहने से न चुका, मैंने अपनी पुत्री एक ऐसे शख्स को उधार दी थी जिसने उसकी इज्जत उतारकर उसे साल भर बाद ही लौटा दिया। लुई खुशी से गस्टाफ के साथ रहती, लेकिन वहां तो पेट के लिए एक नाज का दाना तक भी तो नसीब नहीं था। वह अकेला रह गया। एक दिन कुक अमीन वही लाठी वाले लोग आए और उसके मकान से रसोई के बर्तन तक उठाकर ले गए। घर में न एक फूटी कौड़ी बची, न पानी पीने को एक गिलास, और न लेटने को टूटी चारपाई, और न फटा बिस्तर ही। गस्टाफो का असली जीवन अब शुरू हुआ था। उसने किसी तरह एक दैनिक समाचार पत्र में प्रूफरीडी की जगह पाली थी, जहां उसे रात को 8-8, 10-10 घंटे तक काम करना पड़ता था। सरकारी नौकरी उसकी अब भी बाकी थी, हालांकि तरक्की रुक गई थी क्योंकि वह दिवालिया घोषित नहीं किया गया था। ससुर साहब ने उसके ऊपर इतनी दया जरूर की कि उसे इतवार को अपनी पत्नी और पुत्री से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन एक क्षण के लिए भी वह लुई को अकेले में गस्टाफ के पास नहीं रहने देता था। जब शाम को वह अपने अखबार के ऑफिस में जाने लगता था तो वे लोग उसे दरवाजे तक पहुंचाने आते थे और वह अपने कुचले हुए मरे हुए आत्मसम्मान को लेकर विदा हो जाता था। अपने ऊपर से सारे बोझ को उतारने में संभव है गस्टाफ को 20 वर्ष लग जाएं और तब क्या वह अपनी पली और पुत्री का भरण पोषण कर सकेगा? शायद नहीं, और अगर दुर्भाग्य से इसी बीच में उसके वृद्ध ससुर साहब ढुरक जाएं, तब तो वे सबके सब बिना घर बार के हो जाएंगे। इसलिए उस क्रूर हृदय वाले अपने वृद्ध श्वसुर के प्रति भी उसे कृतज्ञ होना चाहिए जिसने इतनी निर्ममता से उसके सारे मानवीय सुख को उससे जबरदस्ती छीन लिया। हाँ, और मानव जीवन स्वयं भी तो आज इतना कठोर और कुरूप हो उठा है। खेत में हल चलाने वाले जानवरों का गुजारा तो आसानी से हो जाता है, लेकिन सारी सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे अपना पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करने की जरूरत पड़ती है। कितनी शर्म की बात है। और
और यह शर्म चीख चीख कर पूछ रही है कि इस जीवन में हर एक इंसान को क्यों मेवे मिठाई खाने को नहीं मिलते, अरे क्यों रोटी भी नहीं मिलती।